बहुत से लोगों के दिमाग में ये आता है कि आरओयू एसेट और लीज लायबिलिटी इक्वल होने चाहिए। इन दोनों में एक बड़ा फर्क है कि लीज लायबिलिटी आरओयू एसेट का एक कंपोनेंट है। तो इसे किस नज़र से देखा जाएगा? अगर हम इसे बकेट्स के रूप में देखते हैं तो आरओयू एसेट में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। आरओयू एसेट का एक कंपोनेंट लीज लायबिलिटी कंपोनेंट है। तो आरओयू एसेट में लीज लायबिलिटी ऐड होता है, इसके साथ में कोई डायरेक्ट कॉस्ट इनकर की है, कोई कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग रीस्टोरेशन है और कोई इंसेंटिव पेमेंट मिलता है, तो इसकी वजह से आरओयू एसेट कम होता है। अब लीज लायबिलिटी के अपने कंपोनेंट्स हैं कि लीज लायबिलिटी भी बिल्टअप होता है, जो भी कमिटमेंट की है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, वेरिएबल पेमेंट्स अगर चेंज होती है जो इंडेक्स या रेट पर डिपेंडेंट है, कोई टर्मिनेशन पेनल्टी है या बार्गेन परचेज ऑप्शन है जिसकी वजह से लायबिलिटी बढ़ सकती है, या कोई रेजिडुअल वैल्यू गारंटी दी है, इन सभी कारणों से लीज लायबिलिटी का अमाउंट बिल्डअप होता है और लीज लायबिलिटी प्रेजेंट होती है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। और ये एक हिस्सा है आरओयू एसेट का, मतलब इतना पैसा हमने दिया है एक एसेट को यूज़ करने के लिए जिसमें हमने कुछ डायरेक्ट कॉस्ट इनकर किए हैं, जिसमें हमने कमिटमेंट भी की है कि हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, तो हमने एसेट में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, तो एसेट तो एक बड़ा अमाउंट होगा लीज लायबिलिटी के बदले में। ये था दोनों को आमने सामने समझने के लिए कि लीज लायबिलिटी और आरओयू एसेट में क्या फ़र्क है, इनका कंपैरिजन, ताकि आप बेटर समझ सकें कि किस तरीके से ये बैलेंस शीट में प्रेजेंट होते हैं।